अगर आप बोलो कि मैं अपने बच्चे को जहर दे रही हूँ पर उसके बिना तो वो खाता ही नहीं, तो गलती किसकी? माल न्यूट्रिशन इंडिया में पहले देखा जाता था, अब मॉल न्यूट्रिशन ओबेसिटी दिखा जाता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन। हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बट हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं आए तो क्या करेंगे। Why are kids falling so sick so often these days? Is this the new normal? आउट ऑफ 365 डेज 165 डेज बच्चे को ये तकलीफ होने ही वाली है। तभी हमारे आईसीयू में बच्चे ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पे लेने पड़ रहे हैं। 1 महीने पहले हमने फ्लू शॉट लिया था एंड नेक्स्ट मंथ ही तुरंत उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ. सो आर दी शॉट्स एक्चुअली इफेक्टिव? 80 to 90% प्रोटेक्शन मिलता है, 10% को नहीं मिलता। बट ये सुसाइड जो होता है वो डिप्रेशन की वजह से ही ज़्यादातर देखा जाता है। और मेन रीज़न अगर आप देखें तो सबसे पहला रीज़न फैमिली कन्फ्लिक्ट। ऑल ओवर वर्ल्ड 8 लाख सुसाइड्स आर हैपनिंग पर ईयर अमंग द स्टूडेंट्स, एंड आउट ऑफ दैट 1/3 आर हैपनिंग इन इंडिया. Every 40 seconds somebody is actually ending their life. Hi guys, welcome back to Moms Unmuted, the podcast where we have real conversations Indian parents need but rarely have. Today, we are tackling the 3 a.m. question that keeps every parent awake. Is my child really okay? Be it your teen shutting that door, 8-year-old throwing tantrum over screen time, or your toddler missing milestones. That worry is real. To help us all, we have with us Dr. Prashant Karya, a pediatrician with over 20 years of experience. From NICU babies to teens struggling with mental health, he's seen it all and he knows what exactly going on with kids' health today. So take a sip of that chai, exhale that stress, and welcome to the show. Hello, Dr. Prashant. Welcome to Moms Unmuted. Thank you so much. आपने अपने इतने busy schedule से हमारे लिए time निकाला. Thank you, Sonia, for inviting. So, doctor, for our audience, आपका छोटा सा brief introduction. So, Sonia, I'm Dr. Prashant, pediatrician practicing in Surat since last 20 years, having my pediatric hospital. I'm in 2 hospitals, running a ICU as well as a normal hospital in name of Param. Amazing. And you have 20 plus years of experience, Yeah. right? So, doctor, I'll talk about अभी जो recent situation चल रही है, इंडिया की बात करूँगी. तो मैं हर पेरेंट के मुंह से जनरली सुन रही हूँ कि मेरा बच्चा तो बीमार ही है. एवरी अदर पेरेंट इज सेइंग कि उसको सर्दी खांसी है ही. सो व्हाई आर किड्स फॉलिंग सो सिक सो ऑफन दीस डेज? इज दिस द न्यू नॉर्मल? इट्स एक्चुअली अ सेम थिंग, ये पहले से होता रहता है। सी यूजुअली एक सरप्राइजिंग फैक्ट अगर हम आपको बताऊं सोनिया, तो जब बच्चा 5 साल से छोटा होता है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं जिसकी वजह से सर्दी खांसी होती है, तो वी से आउट ऑफ 365 डेज 165 डेज बच्चे को ये तकलीफ होने ही वाली है। बट ये नॉर्मल सर्दी खांसी की बात है। होता क्यों है? एक सीजनल वेरिएशन होता है, दूसरा इस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे का क्रॉस इन्फेक्शन, इवन बड़ों का इन्फेक्शन भी उनको जल्दी लगता है। और कई बार पेरेंट्स का कंसर्न ये भी होता है कि बच्चे जितने छोटे हैं उतनी उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। तो इसकी वजह से रूटीन सिंपल वायरल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। और पोस्ट कोविड टिपिकली हमने देखा है कि फेज आ रहे हैं। मतलब जैसे कि जो कोविड आया उस टाइम पे ऐसा था कि सब कोविड से ही डर रहे थे, बट कोविड एक वायरस ही था जो सिंपल वायरस था, बच्चों में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, एडल्ट्स में हुआ। उससे पहले था फ्लू वायरस, मतलब इन्फ्लुएंजा ए बी, बीच में अभी ह्यूमन मेटानिमो वायरस आ गया। अभी इस बार हमारे आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं वो आरएसवी, मतलब रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, इसके ही सारे पेशेंट आ रहे हैं। और ये जो वायरस जितने भी हैं ना, ये सब नोन है, सब एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं। मतलब जैसे अभी नवरात्रि है तो हम बोलते हैं ना हमें काका बापा ना, तो एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं। सब वायरस सिंपल ही होते हैं, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे वही मैं बोला RSV HMPV, प्लस मैं भी रोज न्यूज देख रही हूँ कि दिल्ली में देयर सम वायरस, क्या नाम है वो, H3 समथिंग। H3N2। हाँ, H3N2 वायरस दिल्ली में बहुत बढ़ता जा रहा है एंड इवन आई एम सीइंग दीज केसेस इन किड्स. ये वायरसेस के राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, एंड बच्चों का ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है. सो ये सारे केसेस क्यों आ रहे हैं? रीजन बीइंग समहाउ ऐसा देखा गया है कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें जो टिपिकल सीरियस इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन में बच्चों का लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से निमोनिया हो रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है।
होता क्या है, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हमें होता है तो हमारी बॉडी फाइट करती है। अब पहली बार जब भी इन्फेक्शन हुआ ना, तो बॉडी फाइट करेगी, एंटीबॉडीज बना देगी। रिपीट जब इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी रेडी है, वो तुरंत फाइट कर लेगा। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी खुद की इम्यूनिटी कम होती है, या उनको कोई डिसीज होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है। जैसे आरएसवी का मैंने आपको अभी बताया, तो आरएसवी अभी हमारे आईसीयू में बच्चे ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पे लेने पड़ रहे हैं, लेस देन 1 ईयर को भी लेना पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों में थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम लेते हैं या अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उनको बचा सकते हैं। तो इज दिस समथिंग जिसकी वजह से पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए, या क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशन सिंपल लेने हैं कि आपको एक, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। जैसे यूजुअली होता है कि जब भी सर्दी खांसी हुई तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ही सर्दी खांसी हो। अगर आपके बच्चे को सिंपल सर्दी खांसी है तो 1-2 दिन घर का जो नुस्खा किया, दादी नानी ने बोला वो कर दिया, चलेगा। लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो उस टाइम पे डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और ये देखा गया है जितना अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, डायग्नोसिस होगा, तो उतना जल्दी अच्छा होगा। जैसे हम फेज देख रहे हैं, समहाउ पहले ऐसा फेज में नहीं आते थे, अभी बीमारी फेज में आ रही है। जैसे कि थोड़े दिन हमको आरएसवी दिखेंगे सारे, थोड़े दिन हमको डेंगू दिखेंगे, तो ये जो फेज है उसमें एक्चुअली डॉक्टर्स को पता चल ही जाता है कि ये है, तो तुरंत आपको गाइड कर सकते हैं। सो डू यू थिंक कुछ तो है ये जो वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखे हैं? बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने का रीज़न भी कई बार ऐसा है, जैसे मैंने फर्स्ट बोला था कि आउट ऑफ 365 165 डेज बच्चे को इन्फेक्शन लगता है। अब ये बच्चों को जब भी इन्फेक्शन लगता है ना, वायरल की एक टिपिकल पिक्युलरिटी रहती है। एक वेग सिम्टम होते हैं स्टार्टिंग में, जब भी होते हैं सिम्टम्स तो वेग होते हैं। मतलब किसी को सर्दी खांसी है, फीवर है, साथ में लूज मोशन, वॉमिटिंग, बॉडी एक, हेड एक, सब कुछ, इवन रेड आइज, ऐसा सब कुछ हो जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उनको एसोसिएटेड हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई और फैमिली मेंबर भी ऐसे ही बीमार होता है। अब इन जनरल बच्चे जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी एडल्ट के कंपेयर में कम ही रहती है, तो उनको सिवियरिटी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा वेग सिम्टम के साथ आ रहा है, उसको फीवर स्पाइक्स आ रहे हैं, उतर भी जा रहे हैं, बट अगर 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू रह रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट करें डॉक्टर को। अगर उसको कोई डेंजर साइंस दिख रहे हैं, डेंजर साइंस मतलब फीवर नॉट टचिंग द बेस लाइन, इसको हम डेंजर साइन बोलते हैं। कि आपने मेडिसिन दे दी, आपने पानी की पट्टी रख दी, कुछ भी किया, हाइड्रेशन मेंटेन किया, बट वो बेस लाइन को टच नहीं हो रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 फीवर स्पाइक के बीच में बच्चा सिक लुक ज़्यादा देता है। वो यूजुअली ये होता है कि बच्चा फीवर उतर जाएगा तो प्लेफुल बन जाएगा, तो आपको तुरंत जाना है। बच्चे को सांस में, जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो सांस में डिफिकल्टी अगर हो रही है थोड़ी सी भी, और उस टाइम पे, अब तो घर घर पे लोगों के पास पल्स ऑक्स आ गया है, पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि ऑक्सीजन देखना है, अब तो घर घर सबके पास है, तो घर पे तुरंत देख लेते हैं। टारगेट 90 के अप रखना होता है। बच्चों में हम थोड़ा हायर साइड पे रखते हैं कि 93 94 रखते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी ड्रॉप लगे तुरंत कंसल्ट करें। ओके। एंड जैसे फ्लू शॉट्स की बात करें तो हम लोगों ने राहत का 1 महीने पहले हमने फ्लू शॉट लिया था, एंड नेक्स्ट मंथ ही तुरंत उसको वायरल इन्फेक्शन ये हुआ। ओके, सो आर दी शॉट्स एक्चुअली इफेक्टिव? सो ये ना पेरेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं आपने जो शॉट लिया, आपने बोला फ्लू वायरस का लिया, दैट इज इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा, ये वायरस है। आपकी बेटी को जो हुआ वो हुआ राइनो वायरस, उसका तो शॉट लिया ही नहीं। मेरे भाई की बेटी अभी इस वक्त बीमार है, शी हैज बीन डिटेक्टेड विद इन्फ्लुएंजा, ओके, और उसने अभी इन्फ्लुएंजा का शॉट लिया है। अग्रीड। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, हम रोड पे जाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो डू यू थिंक 100% सेफ्टी रहेगी? नहीं। वैक्सीनेशन शॉट भी सेम है, आपने लिया 80 to 90% प्रोटेक्शन मिलता है, 10% को नहीं मिलता। बट कोविड ने प्रूव किया है अगर आपने वैक्सीन ली है तो सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, सीवियर इलनेस नहीं, उसको हुआ होगा अगर तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं, दैट मीन्स लेस सीवियर तो हुआ ना। फेलर नहीं बोलते उसको, बट यस ये हो तो सकता ही है। काफ़ी सारी वैक्सीन्स ऐसी होती हैं कि जो वैक्सीन्स हम बच्चों को जब भी देते हैं तो उसमें 80 to 90% प्रोटेक्शन होता है, 100% किसी का नहीं, एक्सेप्ट फॉर दी पोलियो जिसको हमने इरेडिकेट कर दिया है अभी, उसको नियरली 100% बोलते हैं, 100 तो उसको भी नहीं बोलते कि नियरली 100% है। तो एफिकेसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैंने और भी बहुत सारे पेरेंट्स में ये देखा है दैट नाउ दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू दीज वैक्सीनेशंस, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड के ये जो वैक्सीन्स और ये सारे केसेस हुए। आई थिंक बच्चों के भी वैक्सीनेशन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज पेरेंट्स? सो पेरेंट्स, सिंपल सी चीज़ है,
जो एग्जांपल मैंने दिया था उसी को रिपीट करूंगा। अगर हेलमेट पहना है तो प्रोटेक्शन मिला है, सीट बेल्ट लगाया है तो प्रोटेक्शन मिला है, वैक्सीनेशन ली है तो प्रोटेक्शन मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल, 1980 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था, मतलब वर्ड में नहीं था। माय फादर हैड अ स्मॉल पॉक्स, उनको हुआ था जब वो छोटे थे। एक आंख का विजन नहीं है, दैट इज टोटली प्रिवेंटेबल, बट नहीं है। पोलियो इंडिया से इरेडिकेट हम कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। बाकी आजू बाजू की जो कंट्री है उसमें है, उसमें आपको दिखता था कि वीकनेस आती थी और वो प्रूव्ड था। जो लोगों को डर है वो कोविड की वजह से ऐसा था कि किसी किसी एज में, अर्ली मतलब यंग एज में उनको प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तो उनको लगा कि ये वैक्सीन की वजह से। लेकिन बिलीव करिए, वैक्सीन कोई भी हो उसकी 3 से 4 फेज की ट्रायल्स होती हैं। पहले एनिमल मॉडल्स पे ट्रायल होता है, फिर स्मॉल कम्युनिटी पे, फिर लार्ज कम्युनिटी पे, और फिर पूरा डेटा। आज एज अ पीडियाट्रिशियन मैं जितनी भी वैक्सीन लगाता हूँ उसके एटलीस्ट 20 ईयर का डेटा मेरे पास है कि ये 20 साल से दी जा रही है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पेरेंट्स, मैं अपने दोनों बच्चों को, एक 18 साल का एक 15 साल की, दोनों को सारी वैक्सीन रख चुका हूँ और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि देना चाहिए। न्यूअर वैक्सीन जैसे कि अभी एचपीवी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, मेरी डॉटर को जब मैंने लगाया तब लोगों का बोलना ऐसा था कि थोड़ा जल्दी नहीं है, आप एचपीवी की इतनी एज पे लगा रहे हैं। बट आई वॉज बैक्ड बाय साइंस, साइंस ने बोला कि नहीं, 9 to 15 के बीच में आपने दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इवन एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैंने ये देखा है कि मैंने कोविड का डोज लिया, रिपीट डोज लिया, बूस्टर डोज लिया, तो पूरी ये जो 2 साल थे ना हमारे, उसमें मुझे कोविड तो नहीं हुआ, और घर के फैमिली मेंबर जिन्होंने लिया था उनको हुआ तो लेस सीवियर इलनेस हुई। तो वैक्सीन आर डेफिनेटली सेफ। वैक्सीन का साइंस जो है ना वो सिंपल है। जैसे आपने बोला कोल्ड का हुआ नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बने और आपने फाइट करके अच्छा हो गया। बट कई बार ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी नहीं है, तो आपसे इलनेस हो जाती है और निमोनिया हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन कम हो गया। अब ये वैक्सीन क्या करती है, लाइव है या किल्ड है, माइन्यूट डोज में होती है जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करती है। कोई भी वैक्सीन रेयर केस में ही कुछ डिसीज करेगी, बाकी यूजुअली इतना माइन्यूट डोज होता है कि आपके शरीर में गया तो बॉडी को पता चला कि भाई अभी फाइट करना है, सो बॉडी आर्मी बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो वो एंटीबॉडीज फ्यूचर इलनेस में काम 100% आने वाली है। बट डिपेंड करता है कि वो वैक्सीन कौन सी है। किसी किसी वैक्सीन में, जैसे फ्लू आपने लिया, आपके डॉक्टर ने बोला होगा ईयरली डोज लेना है। अब जैसे बीसीजी का डोज अगर आपने बच्चे को दिया है तो उसका एक बार ही देना था, तो ऐसा क्यों? हर वैक्सीन का अलग अलग शेड्यूल है, उसकी इम्यूनिटी टिपिकल टाइम के लिए रहती है, तब तक लेनी जरूरी है। बड़े लोग बोलते थे कि वायरल इन्फेक्शंस एक्चुअली बिल्ड योर इम्यूनिटी, तो इज दिस एक्चुअली ट्रू? जो बड़े लोग बोलते थे वो, उसको मैं बोलूँगा 50% ट्रू, 50% थोड़ा सा वो है। सिंपल सिंपल वायरल इन्फेक्शंस जो होंगे, यस इट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी। बट सीरियस इलनेसेस, जैसे किसी बच्चे में 2 बार से ज़्यादा निमोनिया हो गया, वो सीरियस इलनेस हुआ, आई नॉट कंसिडर दैट एज अ इम्यूनिटी। दैट मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ और देना जरूरी है। माई फादर यूज टू से और माई ग्रैंड फादर यूज टू से, आप सब लोग तो प्लेग्राउंड में खेलते रहते थे, कुछ नहीं होता था, मिट्टी में खेलते थे, कुछ नहीं होता था, और आजकल के बच्चों पूरा मास्क लगा के सैनिटाइजर के साथ जाते हैं तो भी बीमार पड़ते रहते हैं। राइट। ठीक है, तो एक सिंपल सा या स्मॉल स्मॉल, जो हमारा क्या कहते हैं कि जैसे वैक्सीन स्मॉल डोज में हुआ, ऐसे स्मॉल स्मॉल एक्सपोजर टू एंटीजेंस, कोई भी एंटीजन हो तो होना जरूरी है। उससे इम्यूनिटी बिल्ड होती है। यस। एंड जैसे हम लोग मास्क, सैनिटाइजर्स, एंड बच्चों को हम लोग इंडोर्स रखते हैं जब सर्दी खांसी हो जाती है, या ऐसे लगता है कि सीजन में थोड़ा सा फ्लू और ये सब चल रहा है, सो डज दैट एक्चुअली हेल्प, या उनकी नेचुरल इम्यूनिटी को वो वीकन कर रहा है? ओके, सो मास्क सिंपल, लेस देन 6 years नो मास्क। क्यों? क्योंकि वो बच्चे रीब्रीथ करेंगे तो उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो प्रॉब्लम करेगा, तो उनको जरूरत ही नहीं है, उनको रिवर्स मास्क की जरूरत है। मतलब अगर आपकी बेटी बीमार है तो यू वियर अ मास्क कि आप उसको इन्फेक्शन नहीं करें, जो ऑलरेडी इन्फेक्शन है उसको ज्यादा नहीं हो। सैनिटाइजेशन, यस दैट हेल्प्स, बट ओवरडोज नहीं होना चाहिए। एंड इंडोर से आउटडोर आना जरूरी है, क्योंकि हमें ज्यादातर ये लगता है कि बाहर जाएगा तो बीमार पड़ेगा, बट थोड़ा सा बाहर जाएगा, सनलाइट एक्सपोजर होगा, विटामिन डी मिलेगा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। एंड जैसे 0 to 6 years के बच्चे हैं, सो बियॉन्ड वैक्सीनेशन, व्हाट आर द टॉप 3 प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स जो इंडियन पेरेंट्स को लेने चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, निग्लेक्टेड इज स्लीप। अच्छा। स्लीप, सी वाई आई से स्लीप इज, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन जो पूरा दिन काम करती है, तो रात का जो 8 से 10 घंटे का टाइम है, एट अ स्ट्रेच, साइंस इज एट अ स्ट्रेच 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नहीं ले रहे हैं और उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है।
उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इसी टाइम पे हो रहा है, तो उनके ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले रेमेडी आएगी स्लीप, प्रॉपर स्लीप। 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आप दे सकते हैं, बट एट अ स्ट्रेच देना ज़रूरी है, दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड आई विल से फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब भी बच्चा 1 घंटा एक्सरसाइज कुछ भी करता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सिंपल कर लिया, ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको पाल्पिटेशन होता है, आपको अपने हार्ट बीट सुनाई देते हैं, आपको पर्सपिरेशन होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो 1 घंटा मिनिमम। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो डाइट, और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट, मतलब रेनबो फूड, जैसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि आपको रेनबो फूड बच्चों को देने चाहिए। ओके, सो रेनबो फूड क्या होता है? ओके ओके, रेनबो फूड मीन्स जैसे रेनबो के 7 कलर्स हैं, ऐसे 7 कलर के फूड्स होते हैं, हर कलर के फूड में अलग चीज़ मिलेगी। अच्छा। अगर एग्जांपल लेते हैं अपने कि जैसे मान लो कि आपने लिया बनाना, येलो कलर्ड है, विटामिन ए मिल गया आपको, मैंगो येलो कलर्ड है, विटामिन ए मिल गया। तो वो हर चीज़ में ऐसे होता है, जैसे ऑरेंज है तो आपको विटामिन सी मिल गया, ऐसे कोई भी मतलब कलर्स होंगे, तो उस तरह से मतलब आपके बच्चे के फ्रूट प्लेट में हम यूजुअली ये कहते हैं एज अ पीडियाट्रिशियन, एटलीस्ट 5 मील्स चाहिए बच्चे को, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड 2 स्नैक्स। एंड ये जो 2 स्नैक्स हैं लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में एंड लंच एंड डिनर के बीच में, उसमें बच्चे को एक मुट्ठी भर के फ्रूट देना है। एंड रेनबो फूड के साथ रेनबो फूड आइटम्स भी, मतलब जैसे सिर्फ प्रोटीन देना या सिर्फ कार्ब्स देना या सिर्फ शुगर देना ऐसा नहीं, उनको सब मिक्सचर देना जरूरी होता है। एंड टिपिकल इंडियन फूड में आई लाइक हमारा जो पुराना कंसेप्ट था ना थाली, हाँ। कि वो डिश है तो 50% थाली को हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सलाड्स आ गए, 50% जिसमें आपका सीरियल्स आ गए, पल्सेस आ गए, कुछ भी दूसरी चीज़ आप ले रहे, जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए वो नॉनवेज सोर्स भी आ गया, सब कुछ आ सकता है, बट ऐसे डिवाइड करके देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिव फीडिंग, न्यूट्रिशन में भी बच्चे के मुंह में ठूस ठूस के नहीं देना है, उसको खुद खाने देना है, जो जितना भी, इसलिए मैंने बोला था मुट्ठी भर के। अगर वो ड्राई फ्रूट भी लेता है, पेरेंट पूछते सर कितना ड्राई फ्रूट देना चाहिए, मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट आए उतना दे दो, बट नॉट ओनली वन, इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, कि सिर्फ काजू दिया ऐसा नहीं, काजू बादाम अखरोट सब कुछ मिक्स करके एक मुट्ठी में जितना है उतना लेने दो। पर डॉक्टर, वो जो हम थाली देंगे ना, उसमें से वो लोग मुश्किल से एक चीज खुद से खाते हैं, हम्म, तो उसके लिए क्या करेंगे इंडियन पेरेंट्स? मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। आई वेंट टू लेटविया इन अ रोटरी फ्रेंडशिप एक्सचेंज। वहाँ पे किसी के घर पे मुझे रुकना था, उसका 1.5 साल का बच्चा था जिसको बेबी सिटिंग चेयर में बिठाया हुआ था, थाली भर के खाना रखा हुआ था। एज अ पीडियाट्रिशियन वी से 1 साल की एज के बाद बच्चे को खुद हाथ से खाने दो, अच्छा। ठीक है। इश्यू विद मदर्स, खुद हाथ से खाएगा, यहाँ से वहाँ गिरा देगा, गंदा। यहाँ कपड़ों पे गिरा देगा ये, और भागता रहेगा, एक तो बैठेगा भी नहीं कई बार। हाँ। उसने एकदम मस्त एकदम बिठा के रखा था, कोई यहाँ पे क्लोथ ब्लोथ कुछ नहीं रखा, जो खराब करता है करने दो। बट शी शेड कि मैंने 1 दिन 2 दिन, मतलब 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा हाथ से खा रहा है, एंड यू विल बी अमेज कि कुछ भी खराब नहीं कर रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिस, कि उसने कंटिन्यू पेशेंस रखा, विच इज रियली डिफिकल्ट, बट रखना जरूरी होता है। अमेजिंग। और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे मतलब अब आदत पड़ गई है कि नहीं खाते हैं खुद से, दे हैंड फीड, खुद से फीड करा रहे हैं, स्क्रीन टाइम देख के खा रहे हैं, वो आदत पड़ गई है, हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल? स्क्रीन दिया किसने? पेरेंट्स ने। अगर आप बोलो कि मैं अपने बच्चे को जहर दे रही हूँ जो मुझे पता है कि खराब है, पर उसके बिना तो वो खाता ही नहीं है, तो गलती किसकी है? पेरेंट्स। स्क्रीन टाइम इज सेम। स्क्रीन के लिए बहुत, मतलब मैं बहुत एंटी वो हूँ कि नो स्क्रीन वाइल ईटिंग, नो स्क्रीन बिफोर स्लीप, ये दो चीज़ों के तो बिल्कुल एंटी हूँ, बाकी सब चीज़ें तो अपने डिस्कस कर सकते हैं। बट खाते वक्त सी ब्रह्मा कुमारी इसके काफ़ी लोगों ने सुने होंगे, उसमें भी बोला कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, यू एन्जॉय द फूड, टेक्सचर एन्जॉय करो, बट जब वहाँ पे ध्यान होता है ना स्क्रीन पे, होता क्या है, धड़ाधड़ खाया जाता है। और हम देखते हैं अभी बच्चों में ओबेसिटी, वो माल न्यूट्रिशन इंडिया में पहले देखा जाता था, अब मॉल न्यूट्रिशन ओबेसिटी दिखा जाता है। तो वो बिकॉज ऑफ स्क्रीन है। छुड़ाने का सिंपल रास्ता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको एबीसीडी सीखनी थी तो पहले बार में तो नहीं आया, आपने स्कूल गए, कुछ सीखा, कुछ मेहनत की, किसी बच्चे ने 3 दिन में सीखा, किसी बच्चे ने महीने में सीखा, किसी ने 1 साल में सीखा, बट हर बच्चा सीख सकता है। और उसके लिए एक ही चीज़, हम सब साथ में बैठेंगे तब। मैं खुद टीवी देख के, अरे यार अभी ये मैच चल रही है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रही थी और खाने का टाइम था, अगर मैं उस टाइम पे मैच देख रहा हूँ
तो बच्चा यही सीखेगा कि मैं भी देख सकता हूँ। जैसे आपने ओबेसिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स की बात की, सो मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार ऐसे हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि राहत का वेट कितना है, तो मैंने बोला शी इज़ 8 इयर्स, अभी उसका वेट है 24 या 25 है। एंड शी टोल्ड मी नहीं नहीं, यू हैव मिस्टेकन, ज़्यादा होगा क्योंकि मेरा बेटा 1 साल ही बड़ा है उससे, एंड ही इज़ 40+, 40 kgs प्लस। तो मैंने बोला हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, मैं एक बार चेक कर लूँ। फिर मैंने चेक किया, बट शी वाज 25 ओनली। सो इज शी एक्चुअली अंडर वेट? नो एक्चुअली सी, पहली चीज़, हर पेरेंट को ये लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा छोटा है, ऐसा कई बार लगता है। बट पेरेंट को करना क्या है, सिंपल सी चीज़। हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर इंडिया में 50,000 डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन मेंबर्स, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है। आज डिजिटल ज़माना है, नाम है आईएपी ग्रोथ चार्ट। ओके। आप राहत की डेट ऑफ बर्थ डालिए, वेट और हाइट डालिए। बिकॉज मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है कि एट 8 years ऑफ एज 2a+8 मीन्स 2 × 8 is 16 + 8 is 24, परफेक्टली नॉर्मल वेट। ओके। पर जो 9 साल का बच्चा आपने बताया फ्रेंड का, 2 × 9 is 18 + 8 is 26, वो 45 है। अगर उस ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करेंगे, ओवरवेट और ओबेसिटी की रेंज में आएगा वो। और पेरेंट्स को तो उल्टा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे का वेट अच्छा है, बट ये डिसीज बहुत करते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जैसे कि आपने पहले सुना नहीं होगा कि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, करेक्ट। छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन हो रहा है, छोटे बच्चों को हार्ट के इश्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ओबेसिटी की वजह से। सो अच्छा। कोई भी कभी भी बोले तो नहीं, मैं ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करूंगी। अगर ग्रोथ चार्ट ये दिखाता है कि उसका नॉर्मल जो पैटर्न है वो बराबर है, या उस परसेंटाइल जो है 58 परसेंटाइल के आसपास है, देन आई एम नॉर्मल। एंड जैसे फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो आजकल बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, बिकॉज उनका स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है, पेरेंट्स का स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है, क्लासेस इतने सारे 100 क्लासेस लगा के रखे हैं, सो मोस्टली दे आर indoors. So does this affect their overall growth and well-being? थोड़ा सा यस, फिजिकल एक्टिविटी इंडोर अगर हो रही है तो भी चलेगी, बट वो इंडोर में क्या होता है कई बार, जिसमें मैंने कहा ना, मेरा सिर्फ रूल एक ही है, दगदग होना चाहिए, पसीना होना चाहिए। ऐसा जो भी एक्टिविटी है उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छा, बोलेंगे। वो फिर ठीक है। सिंपल सी चीज है। बच्चा बैठ के ही कुछ कर रहा है। अभी ये बच्चे जो होते हैं ना, एक फनी सा इंसिडेंस है कि मेरे पास एक पेरेंट्स ने आके मुझे बोला था कि सर मेरा बेटा तो क्रिकेट इतना मस्त खेलता है, वो हर मैच में सेंचुरी मार देता है, इतना सब। मैंने कहा यार बराबर है, पर फिर भी ये इतना मोटा कैसे है? तो मैंने जस्ट उससे पूछा कि कैसे खेलते हो तुम? सर वीडियो गेम में खेलता हूँ। Oh no! सो उसको वो फिजिकल एक्टिविटी कहते थे, वो क्रिकेट फिजिकल मोबाइल में खेल रहा है, उसको वो फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मतलब सिंपल जो ग्राउंड में हो रही है। एंड अगेन इंसिस्टर्स सही बोलते थे कि प्लेग्राउंड मड एक्टिविटीज एक्चुअली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को तब पता चलेगा कि नहीं, ये सब चीजों से भी। सी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी बाहर की करते हैं ना, एक विटामिन डी तो मिला ही आपको, जो मिलने वाला है, जो यूजुअली सबको नहीं मिला। और दूसरा, बॉडी में जो एंडोर्फिन सिक्रेट होता है, दैट इज अ हैप्पी हार्मोन, बच्चे को एकदम खुश रखेगा और बाकी सब चीजें भी मानेंगे। करेक्ट। एंड जैसे विटामिन डी की बात करें तो बच्चे आजकल आउटडोर एक्सपोज्ड ही नहीं है। बोलते हैं मॉर्निंग सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी, बट वो होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे बाहर जाते ही नहीं है। सो व्हाट इज़ द अदर ऑल्टरनेटिव जिससे विटामिन डी मिल सकता है? ओके, सो एज अ पीडियाट्रिशियन हम ये कहते हैं कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तब उसको सप्लीमेंट विटामिन डी का देना चाहिए, जिससे बेबी को मिल जाएगा। इनिशियल 6 मंथ्स जब माँ सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध देती है, उस टाइम पे विटामिन डी सप्लीमेंट हम एक्स्ट्रा देते हैं। एंड अगर बच्चे का सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, देन विटामिन D3 के सैचेट आते हैं जो वंस अ मंथ उसको दे सकते हैं, ताकि वो वंस अ मंथ में उसको पूरा स्टोर एक साथ मिल जाए। अच्छा, कैन यू नेम दैट सो दैट अगर ओके, लोगों को लगता है दे कैन गिव? या सो बहुत सारे होते हैं, कॉलेकैल्सिफेरॉल सैचेट आते हैं, विटानोवा D3 सैचेट आते हैं, ऐसे विटामिन D3 के। बट इंपॉर्टेंट चीज, 60,000 यूनिट का सैचेट आता है वो। और सबसे अच्छी बात, वो मिंट फ्लेवर में होता है, तो बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं। तो वंस अ मंथ, इवन एडल्ट्स को भी लेना चाहिए। इवन हमारे फैमिली में हम चारों लोग साथ में लेते हैं, एक ही दिन पे महीने में, कि ले लेते हैं सब साथ। अमेजिंग। ऐसा और कोई विटामिन या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो आप सजेस्ट करेंगे? सो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप बोलें तो आई सजेस्ट आयरन, क्योंकि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एनीमिक, जिनको एनीमिया होता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। वो स्कूल में
ट्वाइस अ वीक सब बच्चों को, वेदर योर हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल और नॉट, दे आर गिविंग आयरन टैबलेट्स, तो वो लेनी चाहिए, और आयरन रिच फूड लेना चाहिए। राइट, आई डोंट थिंक प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं ये लोग, बट गवर्नमेंट हाँ स्कूल्स में गवर्नमेंट देते हैं, स्कूल्स में दे डू। एंड इवन दे आर गिविंग बी वर्म टैबलेट्स हर 6 महीने पे। इट्स फिक्स, फैब एंड अगस्त गवर्नमेंट इज गिविंग अल्बेंडाजोल, दैट इज अ वर्म, वर्म्स के लिए टैबलेट होती है, तो वो भी देते हैं, तो वो भी देनी चाहिए तो वो बच्चों कितने साल तक के बच्चों को देनी को। चाहिए? 10-12 साल के बच्चों तक देनी चाहिए आफ्टर 1 ईयर। Now let's talk about the elephant in the room, behavioral problems. तो जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा है खुद ही ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। कब हमको एक्चुअली उसको सीरियसली लेना चाहिए उन बिहेवियरल चेंजेस को? सो इसका सिंपल सा एक चीज़ मैं बताऊंगा कि एज अ पीडियाट्रिशियन बिहेवियर में सबसे बड़ा इश्यू जो है ना, वो डिप्रेशन का है, कि जो बच्चों में ज़्यादा आता है। बट डिप्रेशन के जो सिंपल साइंस हैं, वो साइंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फेज़ है ना, वो फेज़ लंबा होता है, सिंपल नहीं होता है। मतलब आज मुझे कुछ, से फॉर एग्जांपल फैमिली में डेथ हो गई, तो मैं डिप्रेस हूँ, सैड हूँ, मूड अच्छा नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, तो ये टेम्पररी है, बिकॉज सडन किसी का डेथ हुआ है तो मुझे, मेरा मूड ऐसे हो गया। बट सेम चीज़ अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू रहती है, सी व्हेन वी लॉस समवन, कुछ भी होता है तो दुख तो होता है, बट कंटिन्यू फिर नहीं रहता, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बट अगर बच्चों में आप देखते हैं कि उनमें जो साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि 2 वीक से ज़्यादा के लिए बच्चा कंटिन्यू सैड रहता है, सोशली आइसोलेटेड रहता है, इरिटेबल रहता है, एंगर इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहा, मतलब जैसे अभी हम बैठे हैं तो कैसा एकदम फ्रेश, हाँ। मेकअप भी सब किया हुआ है, सब सेल्फ केयर अच्छी है, तो अगर बच्चा वो नहीं कर रहा है, खाना उसका एपेटाइट जो था वो कम हो गया है या बढ़ गया है, दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। स्लीप ज़्यादा हो गई, कम हो गई, एकेडमिक ग्रेड्स कम आना शुरू हो गए। इवन कई बार हमने बच्चों में ये देखा है कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखते हैं, आई एम नॉट ओके, आई वांट टू एंड माय लाइफ, इस टाइप के फीचर्स भी अगर आपको दिख रहे हैं, देन ऑल दिस आर प्रॉब्लमेटिक। एंड इवन किसी किसी बच्चे में तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में आज ये भी देखा गया है कि उनमें सेल्फ इंजरीज भी मार्क्स आपको दिखते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर दिख रही हैं, देन रेज योर एंटेना। सो ये कितने एज ग्रुप के बच्चों में आजकल ये एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं? व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दीज? ओके, सो अगर मेन रीजन हम देखें, सी डब्ल्यू ये कहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं, उनमें लीडिंग कॉज ऑफ डेथ 2 चीज़ें हैं, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड दूसरा सुसाइड। और ये सुसाइड जो होता है वो डिप्रेशन की वजह से ही ज़्यादातर देखा जाता है, और मेन रीज़न अगर आप देखें तो सबसे पहला रीज़न फैमिली कन्फ्लिक्ट, हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट है, हस्बैंड एंड भाई किसी और में कन्फ्लिक्ट है, माँ बेटे में कन्फ्लिक्ट है, कुछ भी कन्फ्लिक्ट, बट फैमिली कन्फ्लिक्ट सबसे पहला रीज़न होता है। मतलब आपके बीच में अगर तनाव है तो वो प्रॉब्लम बच्चे में तुरंत आने वाला है। सेकेंड, एकेडमिक ग्रेड्स, जो ग्रेड्स नहीं आ रहे उसकी वजह से जो रेट रेस लगे ना अभी कि मेरे बच्चे के तो इतने आने ही चाहिए ये एग्जाम में, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। थर्ड, बच्चों में ये देखा गया है कि कई बार पेरेंट की फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है, वो भी उनमें ये सिम्टम्स ला सकती है। बट एक सिंपल सी चीज़, अगेन डब्ल्यू कहता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ एक रीजन से नहीं आते, वो मल्टीपल चीजें होती है, बहुत लॉन्ग टाइम से। अभी किसी बच्चे को फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वो अब्यूज बता नहीं पा रहा तो भी उसको डिप्रेशन में जा सकता है, उसको किसी के ऊपर गुस्सा है जो वो निकाल नहीं पा रहा तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता करेक्ट। जैसे आपने एकेडमिक प्रेशर की बात की, सो आई हैव सम डेटा लाइक इन 2020 देयर वर अराउंड 11,396 suicides of students under the age of 18. 2021 में it increased to about 13,000 plus students, and students from class 6 to 12 were found that 80% of the students reported anxiety because of exams and result pressure. So what has actually changed? ये है। इतना थोड़ा सारा सा एडिशन इसमें मैं कर दूं, क्योंकि अभी आज ही हम एक सेशन ले रहे या थे 2025, हाँ they say the last year's data, 2024 data, all over world 8 lakh suicides are happening per year among students. among the students, and out of that, one third are happening in India. That's alarming. Yeah, and if we just calculate mathematic wise, then every 40 seconds somebody is actually ending their life. So what has actually changed? पहले जब हम लोग थे, मुझे नहीं लगता है कि ये सुसाइड नंबर्स इतने ज़्यादा थे स्टूडेंट्स में।
So इन सालों में ऐसा क्या हो गया है? इन सालों में जो हमने देखा वो ये हो गया कि वो यहाँ पे रहता है, वो बाहर निकलने का माध्यम नहीं मिल रहा उनको। सी होता क्या था, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दी, तो वो यहाँ से एक बार निकल गया ना तो खत्म। फिर वो सी यूजुअली सुसाइड जो होता है ना, अगेन डेटा ये कहता है कि एक किसी ने सुसाइड किया है तो उसके पीछे 20 अटेम्प्ट्स होते हैं कि जो उसने सुसाइड किए होते हैं, तो वो साइंस मिस हुई होती है हमसे। दूसरा, उसने कहीं ना कहीं बोला होता है कि आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बट हमने सुना नहीं होता। आज सबको ये होता है कि सबको बोलना होता है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, बट अगर आप सुनते हैं उनको तो शायद ये कम हो जाए। एंड शेयरिंग, जिसके साथ आप ट्रस्ट रख सको, ऐसे करने वाले लोग कम हैं। यूजुअली ये होता है, अगेन मूवी का सीन था मुन्ना भाई एमबीबीएस, अगर आपको याद हो, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड संजय दत्त वाज एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ हिम, उसको रास्ता दिखा, ये ले चाकू काट डाल अपनी नजर। तो लोग ऐसे भी मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए ये होता है कि शेयर करना जरूरी है, एम्पैथी रहना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है। Are parents at fault somewhere? आई से नॉट पेरेंट्स बट यस, एज अ सोसाइटी वी ऑल आर एट अ फॉल्ट, क्योंकि सबका अपनी अपनी प्रायोरिटीज हो गई हैं। आज फास्ट पेस में, सी वी आर फोर ब्रदर्स, I have two sons. My younger brother is having only, I mean, I have son and a daughter. My younger brother is having only one son. And now I know the people जो ये चाहते हैं कि हमें कोई बेटा बेटी नहीं चाहिए क्योंकि we want to enjoy our life. तो वो जो हो जाता है उसकी वजह से कई बार ये हो जाता है कि सबकी प्रायोरिटीज जो होती हैं, बच्चों को प्रायोरिटी देना, मतलब ऐसा हो गया है कई बार कि किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ बच्चे को, उसके लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो ये लॉस है। तो वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं इसमें काम करती राइट, अभी आपने नेटफ्लिक्स पे शो देखा होगा हैं। एडोलेसेंस, यस। राइट? तो उसमें दे हैव हाइलाइटेड पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी struggles, risky behaviors in teenagers. So as parents, how can we differentiate between normal teenage mood swings and figure out के red flags जिसमें हमको intervene करना चाहिए? सो इसके लिए थोड़े से सिम्टम्स और साइंस आपको जो देखने हैं वो सिंपल। एक, इफ योर चाइल्ड इज हैविंग परसिस्टेंट सैडनेस फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 वीक से ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस ऐसे दिखे, सडन चेंज इन बिहेवियर इन फॉर्म, जैसे वो सबसे मिलता जुलता था बट अब किसी से बात करना नहीं चाहता, सोशली आइसोलेट हो गया, यू फाइंड हिम मेनी अ टाइम्स एट अनयूजुअल प्लेसेस। आप उसको सी से फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि स्कूल जाना है, घर से वापस आना है, ट्यूशन जाना है, यहाँ जाना है, बट वो बंक करके कहीं और चला गया है, किसी और के साथ है। या उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं उसमें फ्रेंड्स में चेंज हो गया है, जो फ्रेंड्स थे पहले से, जो बचपन के फ्रेंड थे वो चेंज हो गए, नया कोई आ गया है। या फिर आप कोई प्रिक मार्क्स देख रहे हैं, क्योंकि ये अलार्मिंग है इंडिया के लिए भी कि अब हम ड्रग यूजेस एडोलेसेंट एज में देखना शुरू कर दिया। आई हैड अ केस इन विच 6 year old, आई मीन 6 standard गर्ल वॉज वेपिंग इन स्कूल। तो ये सब चीज़ें होती एंड अगर ये जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं उसमें आपने कहीं पे भी कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ें देखी, अनयूजुअल चीज़ मतलब उसका एज अप्रोप्रिएट नॉलेज जो है उससे ज़्यादा उसको नॉलेज है, या गेमिंग में ज़्यादा है, या कोई वेपन्स दिखे, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो जैसे हमने बात किया कि इफ पेरेंट फाइंड्स आउट कि उसका बच्चा मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, सो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप अगर हम चाहें तो उसमें ये होता है, जस्ट सुनो उसको, क्या प्रॉब्लम है। हम डायरेक्टली एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। उसको जो प्रॉब्लम है, सी आज एक बच्चे के लिए एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आना प्रॉब्लम हो सकता है, और एक बच्चे के लिए अपनी कोई बुक गुम हो जाना भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट जस्ट लिसन टू देम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप, अगर बच्चा बीमार होता है, फीवर आए, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास। मेडिसिन सिंपल सी ले लें डॉक्टर के पास जाके। तो फिर अगर उसको मेंटल इश्यू है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में डर क्यों है? लोगों को ये लगता है पागल के डॉक्टर के पास कौन जाएगा। सी, डेटा अगेन सेज 1 in 4 पीपल इन देयर लाइफ समटाइम्स हैव डिप्रेशन। मतलब जैसे दीपिका ने भी अनाउंस किया था, आई एम हैविंग अ डिप्रेशन, एंड फिर आप देखोगे जब उसने अनाउंस किया उसके बाद एक्चुअली उसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ। ग्रोथ ज़्यादा हुआ, इवन पीपल केम अप विद देयर यस, डिप्रेशन स्टोरीज। स्टोरीज एंड सपोर्ट भी ज़्यादा मिला। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक, लिसन टू देम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी मेंटल हेल्थ इश्यू है, सुसाइड की भी जब हमने बात की,
तब कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब भी अकेला छोड़ते हैं ना, तब वो जो दिमाग में थॉट प्रोसेस थोड़ी देर के लिए इतनी बढ़ जाती है ना, वो प्रॉब्लम कराती है। एंड उसी थॉट प्रोसेस के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। नो स्टिग्मा, टेक प्रोफेशनल। एंड जैसे आई थिंक अभी तो ऑलमोस्ट जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं अच्छे, उनके पास भी खुद के ही काउंसलर्स भी होते हैं, सो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स। एंड जैसे हम लोग एकेडमिक प्रेशर की बात कर रहे थे, एंड देयर सो मैनी, इतना सारा डेटा है अबाउट सुसाइड्स बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर एंड ऑल। सो वहाँ पर पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए अगर बच्चों को प्रेशर है एकेडमिक्स या फिर एग्जाम्स का? मैं ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मूवीज़ का। छिछोरे, सिंपल सी मूवी थी, एकेडमिक प्रेशर, बच्चे ने सुसाइड कर दी। जो सुशांत सिंह ने उसमें बात बोली थी ना, हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे, बट हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं आए तो क्या करेंगे। हम्म। एंड सेकेंड, अगर आपने देखा है कि आपके बच्चे ने एफर्ट्स किया है, तो फिर रिजल्ट की चिंता मत करें। जो भी रिजल्ट होगा, एक्सेप्ट करो कि उसकी मेहनत तो 100% थी ना। अगेन गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, माय सन वाज इन 12th, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, 2 साल तक बहुत मेहनत की। एंड हम देखते रहते थे हर बार मार्क्स में प्लस माइनस आएंगे, उसको थोड़ा सा ये होगा कि क्या है। इस साल की जो नीट एग्जाम थी, दैट वाज द वर्स्ट एग्जाम ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा। लोगों से ख़त्म ही नहीं हुआ पेपर। जब हम बाहर खड़े थे एज अ पेरेंट कि बच्चे बाहर आने वाले हैं, इन सब बच्चे रोते रोते आ रहे हैं। माय वाइफ वाज हैविंग टेंशन कि ये क्या, मतलब ये रोते आ रहे हैं, तो कैसा पेपर होगा, कैसा पेपर होगा। उसने भी बाहर आके, कुछ मत पूछना कितना छूटा मुझे नहीं पता है, हमने गाड़ी में बिठाया, वेंट आउट निकलने दिया। रात तक यही सब चीज़ें एक दूसरे फ्रेंड के साथ हो रही थी। अब पता ये चला कि भाई बहुत सारा ज़्यादा छूट गया है, उसको जितना अटेम्प्ट करना था नहीं कर पाया है। तो जो ड्रीम था कि वो इसको बीजेएमसी में एडमिशन लेना है, वो शायद ख़त्म नहीं, मतलब नहीं मिलेगा वो। दूसरा, डर ये लगा कि इतना ज़्यादा छोड़ के आया तो शायद मेडिकल में भी नहीं मिले। हम्म। बट रात तक बैठ के मार्क्स गिने, कैलकुलेट किए, बाकी सब फ्रेंड्स थे उन सब ने कैलकुलेट किए। सबको यही बोला गया कि आप सबने मेहनत की थी, आप सबके मार्क्स एक्सपेक्टेड जो थे ना, उससे 100 मार्क्स कम है सबके। हम्म। उसका मतलब क्या हुआ कि सबका पेपर सेम गया है। हाँ। पेपर खराब था, तो एकेडमिक स्ट्रेस मत लो कि मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। आज उस वो मेरा बेटा और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, नेक्स्ट वीक से उनका कॉलेज शुरू होने वाला है। बट पेरेंट को यही बोलेगा कि जब भी एकेडमिक स्ट्रेस बच्चा लेता है, तो उस टाइम पे सिर्फ यही बोलो, जिस दिन एग्जाम खत्म हो उसी दिन सेलिब्रेशन, नो वेट फॉर दी रिजल्ट। आपने देखा बच्चे ने 2 साल मेहनत की, जो भी मतलब पूरे साल मेहनत की, उसी वक्त सेलिब्रेट कर दो। मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं अपनी सिटी का वन ऑफ द टॉपर लिस्ट में था। मेरे साथ जो था, जो क्लियर भी नहीं कर पाया था, बट वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, न इतना ज़्यादा कमाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उसमें स्किल उस लेवल की थी तो उसको उस लेवल में जाने दो। लेट्स टॉक अबाउट स्क्रीन टाइम। जैसे हमने स्क्रीन टाइम की बात करी, स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स सबको पता है कि इज वेरी हार्मफुल फॉर देयर मेंटल एंड ब्रेन डेवलपमेंट्स। हाउ डू वी पुट दैट रियलिस्टिक बाउंड्रीज ऑन स्क्रीन टाइम फॉर किड्स? तो इसके लिए ना मैं काफ़ी जगह पे ये सेशन ले चुका था, तो एक सिंपल सा प्रशांत को याद रखो, स्क्रीन टाइम याद रह जाएगा। अच्छा। नाउ प्रशांत मतलब क्या, पी, पॉजिटिव स्क्रीन लिमिट्स। मीन्स क्या, इसमें भी 0 1 2 याद रखना है। मतलब लेस देन 2 इयर्स, नो स्क्रीन एट ऑल। मतलब बच्चे को टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं दिखाना है। हाँ, एक्सेप्ट अगर आप अपने मायके में एंड यू वांट योर हस्बैंड टू सी द चाइल्ड, जस्ट वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं, दैट्स इट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिटवीन 2 to 6 years इट इज लेस देन 1 hour, ओके। एंड बिटवीन टू, आई मीन अबोव 6 years इट इज मोर देन 2, आई मीन 2 hours, दैट इज देयर। इसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगेन मुझे मूवी वो विद्या बालन याद आती है, वो कहती है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, सो मीडिया इज लाइक दैट। बट बच्चों के लिए होना चाहिए एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड नो एक्सेस स्क्रीन। तो ये पहला है कि भाई आपको करना है। सेकेंड, आर से आता है रोल मॉडलिंग। मैं अपने फ़ोन का यूज़ देखता हूँ, अगर वो ज़्यादा है और फिर मैं बच्चे को बोलूँ कि ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, ज़्यादा टीवी नहीं देखना, मैं खुद नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहा हूँ, और फिर बच्चे को बोलूँ, तो ये रोल मॉडलिंग है ही नहीं। थर्ड, ए आएगा। ए इज एक्टिविटीज एज इंपॉर्टेंट। जितना स्क्रीन टाइम बच्चे का, उससे डबल एक्टिविटी होनी चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी होनी ज़रूरी है।
एस, प्रशांत के एस में आएगा स्क्रीन फ्री जोन्स। मतलब घर में जब हम बैठे हैं तो जैसे डाइनिंग टेबल है तो वो स्क्रीन फ्री जोन है, बेडरूम है तो स्क्रीन फ्री जोन है। आपको अपना स्क्रीन फ्री जोन बनाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है बाथरूम में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दैट हैज़ टू बी स्क्रीन फ्री जोन, कि वहाँ पे स्क्रीन नहीं होना चाहिए। एच से आएगा हैव अ रूटीन फिक्स। जैसे कि मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तब मोबाइल यूज़ नहीं किया, मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो आई टू आई कांटेक्ट करके ही कर रहा हूँ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ए से आएगा एज अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जितनी भी जब भी आपने बच्चे को स्क्रीन दी, सी माई चाइल्ड इज यूजिंग आईपैड व्हेन द चाइल्ड वाज 4 years old, सबसे पहला स्कूल में गया तब से यूज़ करा है, बट ऐप लिमिट्स डाली हुई है। आईफोन या आईपैड जो है उसमें ऑलरेडी स्क्रीन टाइम आता है। एंड्रॉयड कोई भी देते तो उसमें यूजेज टाइम या स्क्रीन टाइम करके, या इवन तो गूगल ने डिजिटल वेलनेस ऐप दे दी है, तो वो डिजिटल वेलनेस में लिमिट रख दो। जैसे हमने डिसाइड किया कि भाई बिटवीन 2 to 6 years इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 hour, तो वो 1 hour का स्क्रीन टाइम लिमिट ही डाल दिया, तो यूज़ कर सकते हैं। एन से आएगा नो स्क्रीन 1 hour बिफोर बेड टाइम एंड 1 hour आफ्टर गेटिंग फ्रॉम द बेड, दोनों चीज़ें। दोनों का रीज़न है, जब भी रात को स्क्रीन देखता है बच्चा तो मेलेटोनिन सिक्रीशन कम होता है और नींद नहीं आएगी। और सबसे पहला उठ के अगर मोबाइल देखता है तो यूजुअली अगर वो कुछ भी स्क्रीन देखी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एंड लास्ट इज टॉक अबाउट स्क्रीन, ये है ना मिस कर देते हैं। अगेन स्क्रीन पे जो भी बच्चा देखता है ना, को व्यूइंग, जो 2 to 6 years में तो को व्यूइंग मैंने बोला था। आई रिमेंबर जब हम मूवी देख रहे थे क्रिश, तो उसमें एक डायलॉग आया, काल तेरी तो फट गई, एंड माई सन इमीडिएटली आस्क्ड पापा ये फट गई मतलब क्या है। एंड इवन अभी लेटेस्ट ये सितारे ज़मीं पे मूवी आई तो माई 15 year old डॉटर, हम लोग थिएटर में मूवी देख रहे थे, उसमें लोटस ने बोला माई गर्लफ्रेंड इज अ प्रोस्टिट्यूट, सो माई डॉटर आस्क्ड मी पापा व्हाट इज प्रोस्टिट्यूट। ये स्क्रीन जब वो देख रहे थे तब जो टीचेबल मूवमेंट्स है ना उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते तो आज तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सब कुछ आपको तुरंत दिखा देगा। इवन गूगल पे तो बच्चा अगर सर्च करेगा कि व्हाट इज कॉन्डम, तो वो तो उसको पूरा वीडियो दिखा देगा हाउ टू यूज इट, व्हेन देन दे विल बी रीडायरेक्टेड टू पॉर्न साइट। सो बेटर इज स्क्रीन देख रहा है तो उसके टाइम में टीचेबल मूवमेंट्स देख के बात करना जरूरी है। वेरी ट्रू। एंड मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऐसे वर्ड सुन के बोलते हैं, "श्श, तू ये सब मत बोल, बड़ा होगा तब समझाएंगे।" तो इसके क्या रेपरकेशंस होते हैं? एंड जैसे सेक्स एजुकेशन है, वो कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए, और पेरेंट्स के थ्रू आई थिंक ये आनी चाहिए चीज़ें। आई थिंक सोनिया जब अब ये रिलीज होगा ना तो लोगों को बोलेगा कि इतना जल्दी तो कैसे करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन बच्चे को, एज अ पीडियाट्रिशियन मैं ये बोलता हूँ कि आप जब बच्चा आँख क्या है हाथ क्या है ये सब कुछ बोलता है वो 1 या 1.5 साल की एज पे एक दो बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई करता है, तो 18 month इज द टाइम जब उसको प्राइवेट पार्ट्स के रियल नेम पता होने चाहिए। सी हिंदी में लिंग या योनि बोलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इंग्लिश में पेनिस वजाइना इज ओके, सब लोग ऐसे ही बोल देंगे, बट लिंग योनि बोलना मतलब अगर हमने बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को सिखाया कि इसको लिंग कहते हैं योनि कहते हैं, और फिर घर पे कोई गेस्ट आया और वो बोलेगा ये देखो मेरा लिंग, तो वी विल फील एम्ब्रेस, और लोगों को ऐसा लगेगा कि कैसा बच्चा है ऐसा ऐसा बोल रहा है। उससे अच्छा है कि सब उस टाइम पे नॉर्मल बिहेव करे, ठीक है उसने बोला मतलब किसी ने अच्छे से सिखाया है उसको। उसकी जगह पे बच्चों को, मेरे पास मदर्स आके ये बोलती है सर इसको देखो ना बाबू भाई पे ये हो गया, पोपट पे ये हो गया, मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये 18 महीने से बोलना तो जरूरी जरूरी है कि बोलना ही चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सिखाना भी ज़रूरी है कि इस एज पे अगर आपने सिखाया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना तुरंत ज़रूरी है, व्हाट इज़ सेफ टच एंड व्हाट इज़ अनसेफ टच। क्योंकि अगेन मैं ना डेटा का थोड़ा ऑब्सेस हूँ कि डब्ल्यू यही अगेन कहता है कि 1 in 3 boys and 1 in 2 girls are being abused before 18 years of age. Now, abuse doesn't mean always a rape. It is just a bad touch also, a unsafe touch also. पर या तो पता नहीं है या तो रिपोर्ट नहीं किया है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बाय 36 months ऑफ एज, 3 साल की एज पे बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज सेफ। अगर पापा मुझे हग करते हैं तो वो सेफ है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, बट अगर कोई अननोन मुझे हग कर रहा है तो वो सेफ नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो सिर्फ हग करना भी अनसेफ हो सकता है। आजकल का जो डेवलपमेंट है डिजिटल वर्ल्ड में, इट्स सो स्कैरी, एआई, दीज गेम्स विच आर वेरी डेंजरस। अभी रिसेंटली हमने सुना था रोब्लॉक्स,
जो अभी बैन हुआ है आई थिंक कुछ कंट्रीज में लाइक कतर टर्की उन्होंने बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ सेफ्टी चिल्ड्रन सेफ्टी की वजह से सो हाउ डू पेरेंट्स कीप देयर किड्स सेफ ऑन सच प्लेटफॉर्म्स ये बहुत अच्छा, मतलब रोब्लॉक जैसे आपने बताया, पास्ट में ब्लू व्हेल, पबजी, ये सब भी बैन हो चुके हैं। तो इसमें पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ एक, हम इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और एडोलेसेंट हेल्थ अकेडमी से ये कहते हैं, यू शुड यूज़ WWW अप्रोच। मतलब फर्स्ट, व्हाट योर चाइल्ड इज़ डूइंग ऑनलाइन। आप अपने बच्चे के पुलिस नहीं बनना है, स्पाई नहीं बनना है, बट एक बार देख लो उसने पूरे दिन में क्या हिस्ट्री में यूज़ किया हुआ है, उससे पता चल जाएगा। वो गेमिंग में जा रहा है, वो पोर्नोग्राफी में जा रहा है, वो किसी का बुली कर रहा है, क्या कर रहा है, एजुकेशनल कंटेंट देख रहा है, वो पता चल जाएगा। सो व्हाट दे डू। सेकेंड, वेयर डू दे गो ऑनलाइन, मतलब कई बार डार्क वेब पे भी बच्चे चले जाते हैं। ऐसी गेमिंग साइट जो होती है वो कई बार डार्क वेब पे मिलती हैं। एंड व्हाट दे डू, वहाँ पे जाके क्या करते हैं। अगर मेरा बच्चा किसी का बुली कर रहा है, साइबर बुली, तो प्रॉब्लम क्या है, एक, उसने जो किया उसकी डिजिटल फुटप्रिंट लाइफ टाइम रहेगी, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम कराएगी, उसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम होगा, उसने कंप्लेन की मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हमें सेफ्टी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट वी चेक देयर हिस्ट्री कि वो क्या कर रहे हैं। एंड कई बार बच्चे में बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे वो खुद बुली हो रहे हैं, तो हेल्प करनी है। सी मिस्टेक सबसे हो जाती है, मतलब आज मैं भी मिस्टेक करके सीखा हूँ, बच्चा भी मिस्टेक करके ही सीखेगा। अगर उसने शेयर किया कि पापा मुझसे गलती हो गई कि मैंने किसी को गंदा लिख दिया ऑनलाइन, या किसी का फोटो मॉर्फ करके भेज दिया, देन जस्ट थोड़ी शांति रख के कि ये जो किया वो गलत है, तो इसको सुधार कैसे सकते हैं, ऐसी बात करो। उसके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने किया है, देन ऑलवेज शो योर सपोर्ट कि नहीं, जो भी हुआ है हम आपके साथ हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे अच्छा हम देखें तो साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं, तो साथ में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है। जैसे हमारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in या फिर 1930, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो आपको बच्चे को सेफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये थोड़ा नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। करेक्ट जैसे आपने बात किया साइबर बुलिंग फॉर दोज पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं है व्हाट इज साइबर बुलिंग और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सो साइबर बुलिंग मतलब, एक सिंपल भाषा में, बुली मतलब हम स्कूल में थे तो किसी को चिढ़ा दिया, किसी को गंदा बोल दिया, मार दिया, कुछ भी किया तो वो बुली माना जाता था। और साइबर बुलिंग मतलब सेम चीज़ नेट पे की, ऑनलाइन की, हमने हमने किसी की फ़ोटो को मॉर्फ करके गंदा बना के पोस्ट किया, किसी ने कुछ पोस्ट किया उसके ऊपर गंदी कमेंट कर दी, उसका किसी का इनअप्रोप्रिएट वीडियो बना के कहीं पोस्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग में आती है। एंड इसकी इफ़ेक्ट्स, जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा था, सडनली बुली की वजह से डिप्रेस हो जाएगा, हो सकता है सुसाइड भी कर दे, हो सकता है एंगर बन के किसी और का मर्डर भी कर दे। जैसे आपने अभी एडोलेसेंट सीरीज की बात की थी, तो सेम चीज़ थी। तो जब भी साइबर बुली हो रहा है तब पेरेंट्स को स्मार्ट बनना है। स्मार्ट मतलब एस, स्टॉप द मैसेंजर जिसके ऊपर बुली हो रहा है। तो बच्चे को समझाओ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे बुली हो रहा है बंद करो अभी उसको यूज़ करना, अगर स्नैपचैट पे हो रहा है बंद करो, डिस्कॉर्ड पे हो रहा है बंद करो। सेकेंड एम, मैसेंजर टू बी ब्लॉक, मतलब जिसने भेजा है, अगर आपने मुझे खराब भेजा हुआ है मैं पहले आपको ब्लॉक कर दूंगा, कि ताकि दूसरी बार नहीं भेजो और मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं हो। थर्ड ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑलवेज प्रिजर्व द एविडेंस। मतलब होता क्या है, किसी ने मेरे लिए खराब कमेंट की, डिलीट मार दिया, वो डिलीट मारा तो रिट्राइव करना डिफिकल्ट होता है, उसको हाइड करो, डिलीट मत करो। आर से आएगा रिटेलिएट नेवर, मुझे आपने गंदा बोला मैं भी आपको डबल गंदा बोलूंगा, तो यू आर ऑल्सो बिकमिंग साइबर बुली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट टी, टॉक टू अ ट्रस्टेड एडल्ट, टेल देम टू रिपोर्ट टू cybercrime.gov.in और 1930। सो दैट इज यूजफुल। तो जैसे बहुत सारे बच्चों में कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज देखी जाती है सो पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ लर्निंग डिफ़िकल्टी विच द किड इज़ गोइंग थ्रू एंड उसको हम लोग लेजीनेस और ऐसे बोल देते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम बोल देते हैं सो वो कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ एक्चुअली अ लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट द किड इज़ गोइंग थ्रू लर्निंग डिफिकल्टी और लेजीनेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि बच्चा एक फील्ड में बहुत अच्छा होगा, एकेडमिक में शायद नहीं हो, अच्छा तो हम लेजी बोलते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा लेगो खेलता है और 1000 पीस को एक साथ मस्त ज्वाइन कर देता है, बट जब उसको एबीसीडी लिखने को बोलो तो वो नहीं करता है। हाँ तो वो लेजीनेस नहीं है, वो लर्निंग डिफिकल्टी। क्योंकि बच्चे पढ़ाई में मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही करते हैं जब पढ़ाई दो तो या नींद आती है या भूख लगती है या मुझे करना ही नहीं है
पर वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छे, मतलब ये एक्चुअली इश्यू कुछ और है। ओके। सेम चीज़ में मतलब ऐसे कई बार जैसे मूवी, अगेन मूवी मेरी फेवरेट होती है कि हमने देखा था जो तारे ज़मीं पे हाँ। मूवी आई, या फिर अभी सितारे ज़मीं पे जो आई थी, या इवन शाहरुख खान की माय नेम इज़ खान, ये सब आई थी। वो सब एजुकेट बहुत कर रही है पेरेंट्स को, और आपको आइडेंटिफाई बहुत करना है। सबसे कॉमन इश्यू जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ ना, वो है सोशल कम्युनिकेशन डिले। लोग उसको ऑटिज्म के नाम से भी बोलते हैं, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बट बच्चा 3 साल पे बोलता नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड, एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये कहते हैं अरे तू भी 4 साल पे बोला था। नो, दैट इज अ रेड फ्लैग। क्यों? क्योंकि एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हमें ये पता है कि बच्चा 3 साल की एज पे पूरी स्टोरी बोल सकता है, और वो सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ इशारे करके बता रहा है। तो यस, दिस कैन बी अ अर्ली ऑटिज्म। ओके। आपको देखना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, व्हाट आर ऑल दीज टर्म्स एंड इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? ओके, सो ऑटिज्म सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अ न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर, जिसमें सोशल कम्युनिकेशन नहीं होगा और रिपीटेटिव मूवमेंट होगी। सोशल कम्युनिकेशन मतलब आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आई टू आई कांटेक्ट कर रहा हूँ। जेस्चर, सी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज ये है कि आई टू आई कांटेक्ट, वो बच्चे में नहीं होगा। वो किसी के साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेगा। वो एक ही एक चीज़ रिपीटेडली पूछेगा। मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सोनिया यू विल से व्हाट इज़ योर नेम, इको ले लिया, वही का वही वर्ड रिपीट कर रहा है। अगर उसको कुछ भी पूछो तो वही का वही रिपीट, उसको आप बोलो ए बी बी, मतलब बच्चा बोल रहा है बट वो वही का वही वर्ड बोल रहा है, उसका मतलब नहीं समझ रहा है, तो प्रॉब्लम। एंड स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स रिपीट होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे कार एक पड़ी है तो लाइन में दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे सब कुछ रखी, या फिर कंटिन्यू ये मूवमेंट की, कंटिन्यू ये मूवमेंट की, ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स अगर हो रही है तो हो सकता है इस बच्चे को ऑटिज्म है। वो अपनी दुनिया में रहता है, किसी और के साथ नहीं, मतलब वो डिफिकल्ट होता है। एडीएचडी इटसेल्फ सेज, उसमें दो चीजें साथ में है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब हम बात कर रहे हैं बट आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे, तो वो अटेंशन ही नहीं है। या फिर हाइपर एक्टिविटी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर आप तो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, हाइपर एक्टिव है, किसी एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, तो दैट इज एडीएचडी। वो अलग स्पेक्ट्रम हो गया। और जो लास्ट का डिसलेक्सिया आपने बताया, तो डिसलेक्सिया मतलब लिखा हुआ है बी बट उसको समझ में आ रहा है उल्टा लिखा हुआ है, मतलब बी को डी पढ़ेगा, एम को डब्ल्यू पढ़ेगा, थ्री को ई पढ़ेगा, ऐसे अलग अलग पढ़ेगा। या फिर कई बार डिसग्राफिया, लिखा कुछ है पर समझ में कुछ और आ रहा है। जैसे मैं स्पीच अभी दे रहा हूँ तो टोन मेरा जो है वो बराबर है, बट इसकी जगह पे टोन अलग हो जाए, वर्ड्स के ब्रेक अलग हो जाए तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये एक अलग चीज़ें, तीनों चीज़ें अलग हैं, ऑटिज्म, डिस एडीएचडी। एडीएचडी एंड डिसलेक्सिया। एंड जैसे अगर पेरेंट को पता चलता है कि मेरे बच्चे को इनमें से कुछ है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट दे शुड टेक एंड आर दीज क्योरेबल? या सो जितना जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। सी रीजन बीइंग, आवर ब्रेन इज हैविंग अ अर्ली 1000 डेज जिसमें उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्शन, साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो न्यूरॉन्स जब बन रहे होते हैं तब उस टाइम पे अगर हमने कुछ इंटरवेंशन किया तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब साइंस ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज़, एक की एक चीज़ रिपीटेडली छोटी एज में की है तो आप वो कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी याद आ जाएगी। तो आपको इंटरवेंशन एक तो अर्ली करना है, सेकंड एक्सेप्ट करना है कि यस बच्चे को ऑटिज्म है। हमने, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ आर दिस, अभी जो ओलंपिक हुआ जिसमें इंडियन गोल्फर रणवीर सिंह सोनी, आई थिंक साइनी, ही वाज हैविंग ऑटिज्म, बट नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता उसने जस्ट बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन जो हुए थे वो। इवन मूवीज में हम देखते हैं कई बार ये होता है। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया, अर्ली इंटरवेंशन दिए, तो आप बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। ऑटिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी ऐसी है जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, तो क्योर नहीं होती बट रिजल्ट मिल सकते हैं। एडीएचडी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 6 साल से पहले आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बट जितना लेट शुरू करेंगे उतना प्रॉब्लम। एंड सेम डिसकैल्कुलिया या डिसग्राफिया जो भी है, उसमें जितना इंटरवेंशन अर्ली किया, जितना हमने टीचर सपोर्ट, मदर सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया, तो उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। राइट। एंड डू यू थिंक कि पेरेंट्स को एडवोकेट करना चाहिए कि नॉर्मल स्कूल्स में इन बच्चों को भी एडमिशन मिले?
यस, एंड सूरत में आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि सूरत में ऐसी मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं Oh, amazing. जहाँ पे आई थिंक शी विल नॉट हैव एनी इशू इफ आई नेम दैट गर्ल वाज हैविंग अ डाउन सिंड्रोम, जिसको थोड़ा न्यूरो मेंटल इश्यूज भी उसमें साथ में होते हैं, सब कुछ होता है, बट देन हर मदर हैज़ डन अ केस कि नहीं मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। एंड सूरत की सबसे अच्छी स्कूल बोली जाती है फाउंटेनेट, जिसको जहाँ पे बच्चों के एडमिशन की लाइन होती है, वहाँ पे उसने 10th पास कर लिया, 11th 12th करने के बाद कॉलेज में है, विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट, टीचर्स एंड द कम्युनिटी। सो नॉर्मल स्कूल में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सबके साथ रहने की। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ऑटिज़म है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, वो आपके साथ पढ़ रहा है, तो टीचर्स कैन टीच एम्पैथी टू अदर चिल्ड्रन कि Absolutely. ये बच्चे हैं तो हमें हमारा ही पार्ट है, हमें उनका एक्सेप्ट भी करना है और उनके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है वो फील करना है, तभी वो Exactly. अच्छा करना है। हर बच्चा यूनिक है, अलग है, सो हर बच्चे के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। एब्सोल्युटली। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर आपने आपकी बुक्स लॉन्च की हैं, इफ़ यू कुड जस्ट शो आवर ऑडियंस द या बुक्स एंड टेल अस अ ब्रीफ अबाउट ये बुक्स में क्या है एंड हमारी ऑडियंस को क्यों ये बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए। सो सोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक मैं आपको ही देता हूँ, बट थैंक यू सो मच। ये बुक्स जो हैं ये मेरी पेरेंटिंग जर्नी है। मतलब जब तक मैं फादर नहीं बना था तब तक शायद ऐसा था कि लाइफ वाज अबाउट मी ओनली, मेरी प्रायोरिटीज, मेरे सपने, मैं कुछ हूँ, ऐसा ही था। बट द डे माई सन वॉज बॉर्न समथिंग चेंज। आई मीन फ्रॉम सडनली अ हस्बैंड एंड वाइफ वी बिकेम पेरेंट्स। हम लोग एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि अपने इंडियन कंटेक्स्ट में मैं बोलूँ तो प्रेगनेंसीज आर नॉट प्लान, दे आर एक्सीडेंटल। वो हो गई है ना, आप पेरेंट बन गए, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो जब बच्चा मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो काफ़ी चीज़ें जो आज पॉडकास्ट में मैंने बोली है उसमें से मैंने गलत करी थी। जो चीज़ें ऐसी थी जो शायद अगर उस टाइम पे मुझे पता होती तो अच्छा रहता। दोनों बुक्स, नॉट जस्ट अ सन माय पेरेंटिंग मिरर एंड नॉट जस्ट अ डॉटर माय पेरेंटिंग मिरर, दोनों में सिंपल सा कन्वर्सेशन है बिटवीन फादर एंड अ सन एंड फादर एंड अ डॉटर, जो रियल लाइफ में हुआ है। जैसे एग्जांपल दूँ तो मुझे जाना था अपनी साइकिलिंग के लिए, मुझे शौक है कि मैं जाऊं, और बेटा 6-7 साल की एज पे कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे कंसर्न हो गया कि वो मेरे साथ चलेगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, मुझे मेरा जो टारगेट खत्म करना है वो नहीं होगा। बट जब मैं उसके साथ चला, उस वक्त मैंने उसको हाँ बोला, उसके साथ रहा, तो जो चीज़ें उसने शेयर की और जो उसकी खुशी थी वो देख के मुझे वर्थ लगा कि नहीं, ये टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट रहना चाहिए। इवन जब बेटी पे एक बार लाइफ में गुस्सा किया है मैंने, मतलब 15 साल की वो हो गई, और एक बार थोड़ा ख़राब दिन था मेरा, मूड ख़राब था, और उसका कोई फॉल्ट नहीं था, मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, बट बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ मूड, सो विदाउट एनी रीज़न आई शाउटेड एट हर एंड शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ऐसे करके। थोड़ा मैच्योर हो चुका था तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है, मतलब रिएक्ट जो किया वो गलत था। बट आज कभी भी कोई छोटी चीज़ पे बोलने जाता हूँ ना, आप गलत गुस्सा होते हैं तो मतलब वो गुस्सा ही नहीं होने देती। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब मैं स्ट्रिक्टली ये बोलता हूँ कि आपको ऑथोरिटेटिव पेरेंट बनना है कि जो कुछ भी चीज़ें हैं डिमांड भी रखनी है, एक्सपेक्टेशन भी रखनी है और सामने रिस्पॉन्स भी देना है। बट कई बार मैं खुद परमिसिव बन गया था, या कई बार मैं निगलेक्टफुल के, जैसे मैं अब मना करता हूँ कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, एंड आई स्लैप माई सन इन फ्रंट ऑफ ऑल, आई मीन क्राउड, सबके बीच में मारा। बट देन आई सेड सॉरी ऑल्सो, बट देन ये सब चीज़ें जो मिस्टेक हम कर लेते हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे अगर हमने अवॉइड किया। और काफ़ी स्टोरीज ऐसी होंगी जो सब घर में होती हैं, जैसे मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है, मार्क्स कैसे आएंगे। इवन आई मेड इट इन अ वे कि मेरी बेटी को पीरियड एजुकेशन मैंने दिया है, मतलब पूरा जब उसको समझाना था तो माई वाइफ वॉज सिटिंग देयर, बट देन शी वॉज टॉकिंग टू मी। इवन आज भी मेरे फ़ोन में, उसका खुद का स्मार्टफोन नहीं है, तो मेरे फ़ोन में पीरियड ऐप है, हर महीने वो खुद एंटर मेरे फ़ोन में ही करती है, So क्योंकि she's so comfortable with you. या सो दैट शुड बी कि आज ये सब चीज़ों में, मतलब पीरियड टॉक है या सेक्सुअलिटी टॉक है, कुछ भी है,
जब मैंने आपको पॉडकास्ट में भी बताया कि उसने मुझसे पूछा बाबा प्रोस्टिट्यूट क्या होता है, आई एम हैप्पी शी आस्क मी। अगर वो गूगल को पूछेगा तो कुछ ऐसा सीखेगी जो उसको नहीं सीखना चाहिए। राइट। तो ओपन कम्युनिकेशन ये बुक से शायद मिलेगा, एंड आपको कहीं ना कहीं आपकी भी एक स्टोरी तो मिलेगी। Amazing. So, guys, these are the books that you must read. And I love the covers of these books. एंड कवर्स आर मेड बाय देम ओनली। Oh, wow. Very nice. Lovely. And thank you so much for the थैंक book. So, we come to an end to these questions, and it was so educational, so informational. I have a quick rapid fire round. Let's shoot. या One vaccine parents often forget but should not. HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, कौन सी एज पे लेनी चाहिए? 9 to 15। बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, फूड, सप्लीमेंट या स्लीप? I already said sleep. I think sleep is first, then food. अच्छा. चाइल्ड फीवर, फर्स्ट स्टेप पेरेंट्स शुड टेक? Uh, Antipyretics, hydration and sponging। सिर्फ पट्टी रखना नहीं है, स्पंजिंग करना है पूरा। Okay. Most common mistake parents make when their child is sick? ठीक हो जाएगा, वेट करते हैं। Correct. One healthy snack you wish every Indian kid would eat? एप्पल अ डे जैसे हम बोलते हैं वैसे ही। Keeps a doctor away. Most underrated daily habit for children's health? Not teaching them how to read the labels and eat। Antibiotics, overused or underused in India? Overused. See, frankly speaking, 80% of illness are viral, and 80% of time it's been prescribed antibiotics. So it's overuse. Right. One red flag parents should never ignore in behavior? If a child says, I'm not feeling well, accept it and listen, what is the story? Okay. Your golden rule for child health? 9 hours of sleep, that is the most important thing, followed by 8 different food items which should be given 7 times a day. They should eat something 7 times a day, that is most important. 6 things they should be thankful to somebody, that yes, these are the things we are thankful. 5 times a day they should actually do some simple meditations, which is most important. 4 different meals they should take, and what comes next is 3 times they should actually do some physical activities. Less than 2 hours of sleep, screen time, that is most important, and 1 hour of physical activity with 0 sugary drinks। So helpful. एक last advice जो आप हमारे audience को देना चाहेंगे? If you want your child to be healthy, first you practice the healthy things, be their good role models, because over a years I realize मेरा बच्चा मुझे ये कहता है कि पापा पहले खुद करो फिर मुझे बोलो। So true. Thank you so much, Dr. Prashant. Thank you। Thank you so much for watching this episode till the end. अगर ये episode आपको helpful, insightful और informational लगा हो, do not forget to share with a parent who needs to see this episode, and like, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। Bye.